नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर के पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की है। इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है, साथ ही फौरन सुनवाई की मांग की है। इससे पहले आपको बताते चले कि कल दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने कोर्ट से यह भरोसा मांगा था कि अगर वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल आपको बता दें कि 27 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 27 जनवरी, 17 जनवरी माफ करें, और 3 जनवरी 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। तो शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कल ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी कि जब वो दफ्तर ईडी के पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था और उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही होगा, ये फरमान कोर्ट की तरफ से भी था। और बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने करीब 10 समन केजरीवाल को भेजे थे और बताया जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को करीब 9 समन भेजने की जो तारीख है वो अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी 2023 में उन्हें समन जो है भेजा गया था। इसके साथ ही 21 दिसंबर और 2 नवंबर 2023 को भी उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन जब 10वां समन जारी हुआ तो ईडी के दफ्तर उन्हें पहुंचना पड़ा। हालांकि जैसे वो ईडी के दफ्तर पहुंचे तो पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी जो रात है वो ईडी के लॉकअप में ही कटी। अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड भी चाहेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपील दायर कर फौरन ही सुनवाई की इस पर मांग की है। खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे। 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात की और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि आज राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं और कानूनी मदद का भरोसा भी राहुल गांधी देने वाले हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से फोन पर बातचीत की गई है।
अरविंद केजरीवाल के परिवार से उन्होंने बात की है और आज मुलाकात की भी संभावना जताई जा रही है कि आज राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात कर कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दे सकते हैं। जबकि अभी जब फोन पर बातचीत हुई तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो उनके परिवार के साथ इस लड़ाई में हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लालू प्रसाद का सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि हार के डर से गिरफ्तारी, ये लाचार मोदी सरकार। उन्होंने आगे लिखा, लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी, इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया गया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये पोस्ट किया है। तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों और अन्य संवैधानिक संस्थानों की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक नैतिकता और मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार करके देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है, ऐसा लिखा है तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर। और यह भी लिखा है कि हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों की अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि लड़कर जीतने वाले लोग हैं। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। TRE-3 पेपर लीक कांड मामले में EOU की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कई दावा किया है पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारी भी शामिल हैं। ये दावा किया गया है अधिकारी ने ही पेन ड्राइव का कोड दिया था। पेपर लीक के उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल, विकी और अभिषेक ने यह खुलासा किया है जिससे पूछताछ की गई थी। प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ से भी लिंक जुड़े होने की बात कही जा रही है। तो इन शहरों के लोग भी इस संपर्क में थे। सिंडिकेट में यूपी के भी कई सेंटर पर शक जताया जा रहा है। EOU के रडार पर बीपीएससी के कई सारे अधिकारी हैं और EOU ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए 0612216236 ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ईडी की तरफ से, जिस पर आम लोग जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी सार्वजनिक तौर पर रखा गया है ईडी की तरफ से, जिसमें ईडी अब चाहती है कि जिनके पास भी कोई जानकारी इससे जुड़ी हो तो आम जनता भी इसको लेकर अपनी तरफ से जो दावे हैं, जानकारी है, वो ईडी के साथ साझा कर सकती है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। इस मामले में आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पेपर लीक में अभ्यर्थियों का क्या दोष है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आयोग में काम करने वाले अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया उन्होंने। सरकार को यह जवाब देने चाहिए कि परीक्षा तो आपने निरस्त कर दी, लेकिन परीक्षा के पहले 3 दिन पहले कौन वो अधिकारी है बीपीएससी के अंदर जो बैठा है, जिसका संबंध पुरातन उस अधिकारी से है जो बीपीएससी से पहले काम करता था। वीडियो फुटेज निकालिए, उसकी जांच करें और जांच करिएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में उन अधिकारियों के हाथ है जो बीपीएससी में काम करते हैं। बिहार में इंडी गठबंधन में सीट बटी नहीं है, लेकिन आरजेडी ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। आरजेडी का गया से सीट से लोकसभा उम्मीदवार अब तय भी हो चुका है। कुमार सर्वजीत गया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। कुमार सर्वजीत को आरजेडी का सिंबल मिला है। वहीं अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से आरजेडी का सिंबल मिला, तो श्रवण कुशवाहा को नवादा से आरजेडी का सिंबल दे दिया गया है। साथ ही सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो वहीं अर्चना रविदास को जमुई से आरजेडी का सिंबल मिला है।
लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर एनडीए ने भले विरोधियों पर बढ़त बना ली हो, पर बिहार में सीटों का पेंच महागठबंधन में बुरी तरह फंसा हुआ है। सीट बंटवारा हुआ नहीं और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद एक एक कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं। गया सीट से आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत होंगे तो अभय कुशवाहा औरंगाबाद से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। श्रवण कुशवाहा नवादा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं तो जहानाबाद संसदीय सीट से सुरेंद्र यादव को आरजेडी का सिंबल दिया गया है। सुरेंद्र यादव ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उनका जहानाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना तय है। लालू प्रसाद का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। गया से लड़ेंगे कुमार सर्वजीत जी और अभय कुशवाहा जी लड़ेंगे औरंगाबाद से और हम लड़ेंगे जहानाबाद से। ये 3 सीट फाइनल है। तो आरजेडी ने औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और नालंदा से श्रवण कुशवाहा को सिंबल दिया है। दोनों नेताओं ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का आभार जताया। के मैदान में जा रहे हैं, जनता मालिक है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। अपने नेता के तमाम योजनाओं के बारे में उन्हें बताने का काम करेंगे और जीत हार तो लगी रहती है। क्योंकि ये गरीब की पार्टी है, भाजपा की तरह पार्टी नहीं, सभी को ले दे के चलती है। और यह आज माननीय बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी, भाई तेजस्वी जी, हम लोगों के गार्जियन आज यह साबित कर दिए कि नहीं, यह गरीब की पार्टी है। आरजेडी के उम्मीदवार तो खुश हैं, पर सीटों के पेंच को सुलझाने के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने मुलाकात की। तीनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक मंथन चला। मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने कहा कोई पेंच नहीं है। हालांकि आरजेडी की ओर से पार्टी सिंबल बांटे जाने के सवाल को वे टालते नजर आए। कोई बात नहीं हुई। आप लोग इतना ये मत हुई, बात क्या होना है, हो जाएगा। 4 सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो मसला हुआ है भाई, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हुआ और कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया। कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया बिना सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के। चलिए, सूत्रों की माने तो कांग्रेस बिहार में 10 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि आरजेडी 6 सीट देने को फिलहाल तैयार है। सीटों के पेंच को लेकर दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। हर बार कांग्रेस यही कहती है कि सब कुछ ठीक है। यदि सब कुछ ठीक है तो फिर बगैर सीट बंटवारे के लालू अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल कैसे बांट रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आरजेडी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांटने पर कांग्रेस नेता निखिल कुमार ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गवर्नर निखिल कुमार ने आरजेडी के रुख पर सवाल खड़े किए और जमकर के निशाना भी साधा है। आरजेडी के इस रुख को गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं बताया है। निखिल कुमार से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए, वो उसमें अडॉप्ट नहीं की गई है। ये हम लोग की अलायंस है राजद के साथ, तो तय ये हुआ था कि हम लोग मिल बैठ करके समझौता करेंगे सीटों की शेयरिंग के बारे में। तो सीटों की शेयरिंग के बारे में बात अभी पूरी नहीं हुई और अगर पूरी नहीं होने के बावजूद कुछ ना की जा रही है तो ये तो अलायंस धर्म के खिलाफ बात है। और क्यों की जा रही है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ इतना ही है कि कांग्रेस के लोग औरंगाबाद क्षेत्र के इस बात को लेकर दुखी हैं। अभी भी बैठे हैं लोग मेरे पास, आप देख रहे हैं, और सुबह से ही टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहे हैं। तो सबको मैं समझा क्या समझाऊंगा, क्योंकि जो प्रक्रिया उसमें अडॉप्ट करनी जानी थी वो की नहीं गई। तो अब ये हमारे हाईकमांड पर निर्भर करता है कि क्या फैसला लेते हैं। और इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सभी घटक दलों के प्रमुख से बातचीत करने वाली है। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस सबसे बातचीत करेगी और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर साझा बयान जारी किया जाएगा। जांच एजेंसियों का विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल पर साझा बयान दिया जाएगा। तो आपको बता दें, इंडिया अलायंस का गठबंधन है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी उसके एक पार्ट हैं। और अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस सभी घटक दलों से बातचीत करेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल होने के नाते वो सभी अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान जारी करने की कोशिश की जाएगी।
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह मोतिहारी कोर्ट पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। तो वहीं पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी में नाराजगी की खबरों के सवाल पर अखिलेश सिंह ने कहा कि वो किसी से नाराज नहीं है और किसी के आने से नाराज नहीं होते हैं। अखिलेश सिंह ने कहा है कि पार्टी में जितने लोग आएंगे सभी का स्वागत है, क्योंकि इससे कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। तो वहीं अखिलेश सिंह ने यह भी माना है कि गठबंधन में सीट बंटवारे में काफी देरी हो चुकी है। स्वागत है कांग्रेस में, जो लोग आए कांग्रेस को मजबूत करे, मजबूती मिले। तो ऐसी चर्चा है कि आपको नाराजगी है? नहीं, किसी के आने से हम नाराज क्यों होंगे भला। और लोग आए कांग्रेस को मजबूत करे, सब में हम तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। लेकिन अनिल शर्मा ने तो विरोध किया। अब सबका अपना अपना ये है, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए इस बात पप्पू यादव के आने से मजबूती मिलेगी कांग्रेस को? तो मजबूती क्यों नहीं मिलेगा? अरे भाई, प्रजातंत्र में, जमहूरियत में जितनी संख्या बढ़े, सबके आने से ही पार्टी मजबूत होगी। चौथा में सीटों का तालमेल जो होना है उसको जल्दी से डिक्लेयर होना चाहिए। अब तो कल से चल रहा है, ऑलरेडी देरी हो गई है। 4 सीटें लालू जी ने बिना बात कर गठबंधन को, मतलब आपके लड़ाने से हम लड़ने वाले नहीं हैं, सब हो जाएगा समय पर। पप्पू यादव मुझको क्या मालूम, अभी जब सीट का बंटवारा हो तब ना, और ये पार्टी आला कमान फैसला करती है। इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी में दावेदारी का दौर तेज हो चुका है। लालू परिवार की सीट मानी जाने वाली पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर आरजेडी को 2 विधायकों रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र ने दावा ठोक दिया है। क्या लालू परिवार की सीट पर पार्टी के अंदर से उठती दावेदारी कमजोर होती पकड़ का नतीजा है? मगध साम्राज्य की राजधानी रही पाटलिपुत्र की पहचान आज पटना के नाम से है। समय के साथ पाटलिपुत्र पटना जरूर हो गया, लेकिन पटना के अंदर ही एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा भी है जिसका नाम आज भी पाटलिपुत्र है। यहां से सांसद हैं बीजेपी के रामकृपाल यादव, लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की पहचान रामकृपाल से ज्यादा लालू परिवार की वजह से है। पाटलिपुत्र एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से कभी भी लालू परिवार चुनाव नहीं जीत पाया, चाहे उम्मीदवार लालू प्रसाद हों या फिर उनकी बेटी मीसा भारती। साल 2008 में परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद खुद पाटलिपुत्र से चुनाव लड़े, लेकिन कभी उनके खासम खास रहे रंजन यादव जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में कूद पड़े और लालू प्रसाद को हराकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। 2014 के चुनाव में लालू प्रसाद ने अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से मैदान में उतारा। इस फैसले से नाराज होकर लालू के दूसरे खासम खास रामकृपाल यादव बागी हो गए। रामकृपाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के टिकट पर मैदान में कूद पड़े। रामकृपाल ने लालू की बेटी को दिलचस्प मुकाबले में हरा दिया, यहां तक कि 2019 के चुनाव में भी रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को हराकर इस सीट को बीजेपी की सीट बना डाली। अब 2024 का चुनाव सर पर है और लालू परिवार से पहले ही आरजेडी के 2 विधायकों ने पाटलिपुत्र सीट पर दावेदारी कर एक बार फिर पाटलिपुत्र सीट को हॉट बना दिया है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। अब जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना है। आप तैयार हैं सर? हम लोग पूरे पार्टी के सिपाही लोग तैयार हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी का अगर हमारे ऊपर विश्वास करेंगे कि इनको देने से चुनाव जीत जाएंगे, तभी हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर एक सीट देने का काम करेंगे। लालू प्रसाद की पहचान बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़े यादव नेता के तौर पर होती है, लेकिन यादव बाहुल्य सीट होते हुए भी पाटलिपुत्र से कभी भी लालू फैमिली जीत नहीं पाई। अब लालू परिवार की पारंपरिक सीट पर उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने दावेदारी ठोक दी है। सवाल है कि क्या ये कमजोर होते प्रभाव का नतीजा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्दांत अपराधी अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता कुमारी के साथ देर रात राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। जब दोनों राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकले तो एक तरफ जहां अशोक महतो ने कहा हम जीतेंगे, ललन सिंह से कोई टक्कर नहीं है, ये इलाका मेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी का कहना है कि उनकी जीत बहुत बड़ी होगी। अपनी जीत के बाद वे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करेंगी। बता दें कि अशोक महतो की पत्नी ने मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोकने जा रही है और इसके लिए लालू यादव ने से आशीर्वाद मांगने के लिए पहुंची थी। हालांकि सिंबल दिए जाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनीता देवी जी 3 लाख वोट से जीते, बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आइएगा। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? आपके मुद्दे क्या रहेंगे? गरीबों का हक दिलाना, गरीबों का हक दिलाएंगे आप, न्याय दिलाइएगा। चलो जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बहुजन के नायक कहा जाता है आपको अशोक महतो जी। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बहुजन के नायक कहा जाता है आपको अशोक महतो जी। और चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।